बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11th के बच्चों के लिए। इस वीडियो में हम हिंदी सब्जेक्ट की जो आपकी किताब है अभिव्यक्ति और माध्यम, इससे संबंधित आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर निकल सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में हम कंप्लीटली समझने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करेंगे, जो भी बच्चे पहले तो इस लाइव सेशन में जुड़े हैं उनके लिए भी, और जो इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे, जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता चलूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन भी ले लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है कि संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन लिए मैंने चर, अचर, मूल, तत्सम, इस तरीके से। तो आपको जो भी सही आंसर लगता है, ठीक है, वो आप क्या करेंगे, जैसे कि इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख के लिख देंगे। जैसे कि पहला सही है यानी कि ए, तो बी, सी, डी, इस तरीके से लिख सकते हैं। यदि आप लाइव चैट में, तो लाइव चैट में आप आंसर दे सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि आपने जो भी पढ़ा है वो सही से पढ़ा हुआ है, कुछ कमी रह गई है तो इजीली आप इसको समझ भी जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना ये वीडियो आपकी अराउंड जो है वो 30 से 40 मिनट की बनेगी, क्योंकि इसमें हम अराउंड 30 से 35 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन जैसा कि अभी हमने देख ही लिया है, संचार शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस धातु से हुई है। तो आपके ऑप्शन है चर, अचर, मूल या फिर तत्सम। अब आपको जो भी सही आंसर लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर लाइव चैट में। इसका राइट आंसर बच्चों, संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है चर धातु से। पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, सूचनाओं, विचारों, देखो क्या क्या है, सूचनाएं हैं, विचार है और भावना है, इन सभी के आदान प्रदान क्या कहलाता है। पत्रकारिता, संचार, दृश्य संचार या फिर पीत पत्रकारिता। तो आप सभी को पता है ये क्या कहलाता है कि संचार के माध्यम से ही हम सूचनाएं, विचार, भावना को आदान प्रदान करते हैं। अब जैसे मान लो ये पत्रकारिता है, ये पीत पत्रकारिता है, ये एक अलग पहलू है इसका। ठीक है, अलग पहलू है, लेकिन आंसर आपका सेकंड राइट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड में पूछा गया बच्चों कि अंतर क्रियात्मक क्रिया का संबंध किससे है। तो आपके सामने ये चार ऑप्शन दिए हैं। अब इसमें बताना कि क्रियात्मक क्रिया, एग्जाम्पल यानी कि ऑप्शन है आपके रेडियो, टेलीविजन, संचार या फिर समाचार पत्र। तो राइट आंसर क्या है बच्चों इसका, संचार। संचार ही अंतर क्रियात्मक प्रक्रिया का संबंध बताता है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, कि संचार को विभिन्न तत्व क्या है, यानी कि सिंपल सी बात है, ये जो हमें तत्व दिए गए हैं इनमें से संचार का तत्व कौन सा है। तो पहला देखिए क्या है, स्रोत, बिल्कुल ठीक है, स्रोत इसका तत्व है। दूसरा है कूटीकृत या फिर एनकोडिंग करना, ये भी इसका तत्व है। फिर माध्यम या फिर फीडबैक, बिल्कुल ये भी इसका तत्व है। और चौथा है उपरोक्त सभी, यानी कि संसार जो संचार है, संचार, इसके तत्वों में क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, संचार प्रक्रिया में जो रुकावटें आती हैं उसे हम क्या कहते हैं। संचार प्रक्रिया में आने वाली रुकावटें क्या होती हैं, शोर, कूटीकृत, रुकावट या फिर फीडबैक। तो कई बच्चों को लगेगा कि रुकावट ही होती है, लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, शोर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है कि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है। आपके ऑप्शन है हिंदुस्तान टाइम्स, उत्तम मातंड, हिंद स्वराज या फिर दिनमान। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी के पहले साप्ताहिक पत्र के बारे में कौन सा राइट हो जाएगा बच्चों। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड वाला। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था उत्तम मातंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है हमारा यहाँ पे कि ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो इसकी स्थापना कब होती है। आपके ऑप्शन है 1973, 57, 36 या फिर 43। तो ऑल इंडिया रेडियो इसकी स्थापना होती है जो 1936 में। ऑप्शन पहला राइट है, सॉरी थर्ड राइट है। ठीक है, फिर कई बच्चे कहेंगे सर आपने बोला पहला है, टिक किया है थर्ड पे। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब होती है, 1936 में। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब होती है। भारत में टेलीविजन की जो शुरुआत है उसकी डेट के बारे में बताएंगे। दिसंबर 25 दिसंबर 1947, 19 जनवरी 1999, 16 मार्च 1997, 15 सितंबर 1959। ठीक है, आपसे पता है करेक्ट ये जो डेट है ना, ये शायद ही पूछी जाए, लेकिन मैंने आपको बता दिया जानकारी के लिए, आपसे जो ईयर है वो पूछ लिया जाएगा। तो कब होती है भारत में टेलीविजन की शुरुआत, ये होती है बच्चों 15 सितंबर 1959। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सिनेमा का आविष्कार
भारतीय सिनेमा के आविष्कार की बात की जा रही है तो इसका श्रेय किसको जाता है? आपके ऑप्शन है थॉमस अल्वा एडिशन, होमी जहांगीर भाभा, जगदीश चंद्र बसु या फिर सत्येंद्र बोस। आपको जो भी राइट आंसर लगते हैं बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में लाइव सेशन में जरूर बताएं, इससे आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो भारत में सिनेमा के श्रेय का आविष्कार जाता है बच्चों थॉमस अल्वा एडिशन को। ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक, आगे सेकंड क्वेश्चन है कि फ्रांस में जो सबसे पहले एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था द अराइवल ऑफ ट्रेन। ठीक है, फ्रांस में सबसे पहली फिल्म बनती है द अराइवल ऑफ ट्रेन। ये कब बनी थी? आपके ऑप्शन है 1999, 1894, 1967 या फिर 1834। तो फ्रांस में बनी द अराइवल ऑफ द ट्रेन ये बनती है बच्चों 1984 में। सेकंड वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है, भारत में सबसे पहले जो मूक फिल्म थी ये कब बनी थी और यह किसके द्वारा बनाई गई थी? ठीक है, तो भारत में सबसे पहली मूक फिल्म कब बनती है और किसके द्वारा बनाई गई? आपके ऑप्शन है 1947 राजा हरिश्चंद्र के द्वारा, 1733 राजा हरिश्चंद्र, 1993 राजा हरिश्चंद्र, 1823 राजा हरिश्चंद्र। यानी कि इतना तो पता है कि किसके द्वारा बनाई गई बच्चों, राजा हरिश्चंद्र के द्वारा। अब हमें बताना है कि डेट क्या है। डेट की अगर हम बात कर लें तो ऑप्शन नंबर थर्ड 1913 में राजा हरिश्चंद्र के द्वारा पहली मूक फिल्म जो है वो बनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12, पहली बोलती फिल्म कौन सी थी और ये कब बनी थी? आइए समझते हैं भाई। आपके ऑप्शन है 1933 में राजा हरिश्चंद्र, ये तो वो है जो इन्होंने बनाई थी, भारत की पहली बोलती हुई मूक फिल्म। ठीक है, और उस मूक फिल्म का क्या नाम था बच्चों? मूक फिल्म का नाम था आलम आरा। ठीक है, मूक फिल्म का आलम आरा नाम था, लेकिन यहाँ पे डेट हमें पहचाननी है, तो डेट होगी बच्चों 1931 वाली। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा। पहली बोलती फिल्म कब बनी थी? 1931 में, आलम आरा। किसके द्वारा बनाई गई थी? तो राजा हरिश्चंद्र के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जनसंचार से प्रकाशित या फिर ये कह सकते हो कि जो प्रसारित होने वाली सामग्री होती है इसको निर्धारित कौन करता है, नियंत्रित कौन करता है? कोई द्वारपाल, संपादक, श्रोता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संचार में जो भी प्रकाशित या प्रसारित करने वाली सामग्री होती है उसको नियंत्रित, उसको निर्धारित करता है द्वारपाल, यानी कि पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन रहता है 14, जब हम समूह से यांत्रिक यानी कि एक समूह के द्वारा हम यंत्र के जरिए या फिर तकनीकी माध्यम से बात करते हैं तो उस संचार को हम क्या कहते हैं? जनसंचार, अंतर व्यक्तिक संचार, समूह संचार या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पे देखो उस समूह उसको हम क्या कहेंगे बच्चों कि हम यांत्रिक या फिर तकनीकी माध्यम से आपस में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं बच्चों अंतर व्यक्तिक संचार। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, संचार के कार्यों में क्या सम्मिलित है? तो आपके सामने संचार के कई कार्य हैं, जैसे कि संचार लोगों को सबसे पहले तो सूचना देता है, लोगों को अभिव्यक्ति प्रदान करता है, बिल्कुल ठीक है। फिर है संचार जो है वो विभिन्न सामाजिक लोगों के बीच में अच्छे संपर्क को बढ़ाता है, बिल्कुल ठीक। फिर है कि जो भी समस्या वगैरह होती है इसको समाधान भी प्रदान करता है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि संचार के कार्य में क्या सम्मिलित हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में 6 आ जाता है कि संचार के प्रकार में कौन सा सही है। तो हमारे सामने संचार के प्रकार दिए गए हैं, अब हमें पहचानना है इनमें से कौन सा सही है। पहला संचार का प्रकार है बच्चों मौखिक और अमौखिक संचार। तो इसमें देखते हैं भाई कौन से सही हो जाएंगे। तो जब मुख खोलकर या फिर मुख से बोलकर जब हम संचार करें, एक दूसरे से बात करें, तब हम इसे कहते हैं मौखिक संचार। और यदि हम बिना मुख को बोले, बिना मुख को खोले, बिना बात शब्द कहे यदि हम संचार करें तो उसको अमौखिक संचार कहते हैं। यानी कि हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है ये है बिल्कुल सही। दूसरा दिया हुआ है व्यक्तिगत संचार, जब व्यक्ति अपने आप से बात करे यानी कि अपने आप को सेल्फ तरीके से बात करता है तो उसको कहते हैं व्यक्तिगत संचार, बिल्कुल ठीक है। तीसरा है अंतर्व्यक्तिक संचार, यानी कि जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर संचार करते हैं, दैट मींस ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? संचार के प्रकार के बारे में कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे बच्चों हमारा। अच्छा हाँ, कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन डाउट वगैरह होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर कर लेना, और ये हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप चाहो तो इसे भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह मिलती रहती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें और आंसर भी जरूर देने की कोशिश करें। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17,
जनसंचार का श्रव्य माध्यम इनमें से कौन सा है जो कि सबसे अधिक लोकप्रिय है? आपके ऑप्शन है रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से समझो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, श्रव्य माध्यम की बात की गई है। ठीक है, तो श्रव्य माध्यम का हालांकि देखो टेलीविजन भी है, रेडियो भी है, लेकिन टेलीविजन दृश्य में भी आ जाता है और इंटरनेट जो है वो बेसिकली क्या है, एक जरिया है, श्रव्य भी दृश्य भी कई तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पे केवल श्रव्य की बात की गई है, तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? रेडियो, ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए आप इजीली तरीके से। तो यहाँ पे आगे आ जाता है, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब होती है और यह कहां से शुरू हुई थी? ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? आपके ऑप्शन है 1790 में जेम्स ऑगस्टी हिकी के कोलकाता गजट से। ठीक है, 1780 में, 1760 में या फिर 1710 में। यहाँ पे जो हम राइट ऑप्शन चुनेंगे कि भारत में पत्रकारिता की शुरुआत 1710 में होती है जेम्स ऑगस्टस हिकी की बिहार गजट से। ठीक है, कहां से? एक सेकेंड, नहीं नहीं, बिहार गजट से नहीं होगा बच्चों, यहां से ये होगा दूसरा वाला। 1780 में शुरुआत होती है किसकी पत्रकारिता की भारत में, जो कि जेम्स ऑगस्टस हिकी के बंगाल गजट से होती है। ठीक है ना, किससे? बंगाल गजट से। तो 17 का ए और इसका बी। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है 90, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाएं नहीं है? अभी पत्रिकाएं हमें दी गई हैं, जैसे कि पहली है धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान और इंडिया टुडे, जनसत्ता, नई दुनिया, साप्ताहिक कादम्बनी। तो हमें यह बताना है कि इन चारों में से कौन सी पत्रिका नहीं है। तो पत्रिका जो नहीं है वह ऑप्शन नंबर थर्ड, जनसत्ता और नई दुनिया, ये कोई पत्रिका नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है, पत्रकारिता पहलुओं के बारे में कौन सा सही नहीं है? पत्रकारिता के कई पहलू होते हैं, जैसे कि सबसे पहला पहलू ये होता है कि सबसे पहले तो पत्रकारिता में समाचारों को एकत्र किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा आ जाता है कि उन्हें संपादित करके फिर छपने लायक बना जाता है, और तीसरा है कि पत्र या फिर पत्रकारिता के रूप में छांट कर उसे पाठकों तक पहुंचाया जाता है। तो ठीक, अब जो गलत है वो है हमारा चौथा वाला। ठीक है, सिंपल सा, कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 21, जनसंचार के आधुनिक माध्यम में कौन सा सम्मिलित है? तो आधुनिक माध्यम फॉर एग्जांपल समाचार पत्र और पत्रिकाएं, टेलीविजन और सिनेमा, सबसे बड़ा इंटरनेट और उपरोक्त सभी। तो ध्यान से समझो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यम की बात की गई है। आधुनिक माध्यम, तो सबसे बड़ा जो है वो है बच्चों इसमें इंटरनेट। ठीक है, सबसे बड़ा है इंटरनेट, लेकिन माध्यम पूछी गई है तो सिंपल सी बात है ये सभी होंगी, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि आधुनिक में सबसे बड़ा कौन सा है, तब आप इंटरनेट को बताओगे। ठीक है, वैसे इसका आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। एक जागरूक पाठक व श्रोता के बारे में कौन सा कथन सही है? यानी कि एक जागरूक पाठक, एक श्रोता पाठक के रूप में कौन सा कथन यहाँ पे सही होना चाहिए? तो जागरूक पाठक को हमेशा अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, कान खुले रखने चाहिए, दिमाग खुले रखने चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी? तो एक जागरूक पाठक को हमेशा अपनी आंखें, कान, दिमाग सभी खुले रखने चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट। ठीक है, 23 की बात करते हैं। 23 में पूछा गया है कि 1923 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज, ठीक है ध्यान से पढ़ना, बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज, इसमें किसके बीच प्रायोगिक टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है? आपके ऑप्शन है न्यूयॉर्क और इंग्लैंड, भारत वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क वॉशिंगटन, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही डीपली आपसे पूछा गया आ सकता है इसीलिए। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में। अब यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24, आकाशवाणी से अलग करके टेलीविजन को दूरदर्शन का नाम कब दिया गया? यानी कि आकाशवाणी था पहले टेलीविजन के संबंध में, तो उसे आकाशवाणी से दूर करके टेलीविजन का नाम, टेलीविजन को दूरदर्शन का नाम कब दिया गया? 19 अप्रैल 1986, 15 अप्रैल 1978, 11 अप्रैल 1967, 1 अप्रैल 1976। ठीक है, तो बताएंगे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर फोर्थ। आपसे डेट नहीं पूछी जाएगी, ये जो डेट है ना ये नहीं पूछी जाएगी, आपसे ईयर पूछा जाएगा। तो ईयर है बच्चों आपका 1976। सबसे आखिरी क्वेश्चन है हमारा 25 कि प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में कौन सा यहाँ पे शामिल है? जैसे कि केसरी और हिंदुस्तान, सरस्वती और हंस, कर्मवीर और विशाल, उपरोक्त सभी। यहाँ पे हम बात करेंगे
प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के शामिल होने की। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा चौथा दोनों ही ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे थे वो थे बच्चों, यहाँ पे अभी तक के हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो थे जन संचार माध्यम से संबंधित एमसीक्यू। ठीक है, अब इसी कड़ी में यहाँ पे हमारा दूसरा पार्ट है, हम यहाँ पे जोड़ देते हैं जिसमें हम समझेंगे डायरी लेखन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले आप जो है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अच्छे तरीके से इसको समझ सके। चलिए आगे देख लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप चाहो तो टेलीग्राम पे सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं अगले टॉपिक की, डायरी लेखन के बारे में। तो देखो, नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं संबंधी बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा क्या कहलाता है। देखो सिंपल सा आंसर पता है क्या है, कि आपको ये बताना है कि हम एक किसी अपने बारे में कोई भी घटना होती है, हम जो भी सोचते हैं, हम अपनी प्रतिक्रियाओं को जब लिखते हैं किसी चीज पे, तो उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है, उसे डायरी कहते हैं, उपन्यास कहते हैं, कहानी कहते हैं, या फिर कविता कहते हैं। तो क्या कहा गया है, निजी स्तर पर घटित होने वाली घटना, यानी कि निजी, दैट मींस एक डायरी होगी ये। ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत दस्तावेज होता है। एक व्यक्तिगत दस्तावेज जैसे कि कोई कहानी हो सकती है, बिल्कुल नहीं। साक्षात्कार, बिल्कुल नहीं। उपन्यास, बिल्कुल नहीं। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड, डायरी जो है वो एक व्यक्तिगत दस्तावेज होती है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी डायरी लेखन के संबंध में सही है। जैसे कि देखो, सबसे पहला यहाँ पे ये बताया गया है कि डायरी लेखन में हम अपनी दिन भर की जो घटनाएं होती हैं वो लिखते हैं, हम अपनी गतिविधियों को डायरी के प्रश्नों पर लिखते हैं। यह हमें खुद को स्थापित करने वाला संबंध है, यानी कि इसमें हम खुद ही कोई लिखते हैं और खुद ही कोई बाद में समझते हैं। इसमें हम अपने जीवन के जितने भी निजी सत्य हैं उन सभी को लिखते हैं, क्योंकि डायरी में हम कभी गलत लिखते ही नहीं है। तो उपरोक्त सभी है, दैट मीन्स कि डायरी लेखन के संबंध में कौन सा सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध डायरी हैं और उनके जो लेखक हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसके संबंध में आपको जो गलत है उसका आपको चयन करना है। देखते हैं भाई, सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, द डायरी ऑफ यंग गर्ल एनी फ्रैंकी, बिल्कुल ठीक है, ये हमारा राइट है। सेकंड है पैरों में पंख बांधकर, ठीक है, ये भी राइट है। फिर तीसरा है सरूस में 25 मास राहुल, यानी कि ये भी ठीक है, ये किसका है, संकटायन का है। एक सेकंड, यहाँ पे देखो बच्चे की जो राहुल है ना, ये नाम यहाँ पे नहीं आएगा, ये नाम इस संबंध में आ जाएगा, राहुल संकटायन। ठीक है, जो डायरी का नाम है वो इतना है रूस में 25 दिन। और उसके बाद आ जाता है सुदूर दक्षिण पूर्व, डॉक्टर रघुवंश, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ वाला है ये गलत है। तीसरा वाला है रूस में 25 दिन, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आगे देखें, अगला क्वेश्चन नंबर 5, डायरी लिखते जब हम डायरी लिखें तो हमें इनमें से किस बात पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले ये ऑप्शन है कि नोटबुक या फिर पुरानी डायरी में लिखी गई जो तिथियां हैं उसे बदलना आसान होता है, यानी कि हम जब भी डायरी वगैरह लिखते हैं तो वो उसमें जो भी डेट वगैरह लिखी होती है उसे चेंज भी कर सकते हैं। डायरी को हमेशा एक निजी वस्तु मानकर ही लिखा जाना चाहिए, जिससे केवल और केवल आप ही पढ़ोगे। डायरी लिखते समय हमें जितने भी बाहरी दबाव होते हैं, कि हम पर कोई दबाव नहीं होता है, हम कैसे लिखें, कैसे लिख रहे हैं, राइटिंग कैसी है, कैसे वर्ड का उपयोग किया गया, कोई बाहरी दबाव नहीं होता है। दैट मीन्स कि डायरी लिखते समय हम इन सभी चीजों पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है 6, एनी फ्रैंक की जो डायरी है आखिर ये क्यों प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन देखो, एनी फ्रैंक की डायरी की प्रसिद्धि का एक मुख्य कारण है। क्या कारण है, एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो डायरी है ये 60 लाख लोगों की ओर से बोलने वाले की एक आवाज है। अर्थात एनी फ्रैंक ने उस समय जो युद्ध हो रहा था, उस समय जो भावनाएं थी लोगों की, उनको लिखा है इसमें, तो ये उन लोगों की आवाज है। ठीक है, ये संत, किसी संत या कवि की नहीं, बल्कि एक साधारण लड़की की कहानी है, लड़की की बात है। तो ये जो कथन है एनी फ्रैंक की डायरी के बारे में, ये कथन किस व्यक्ति ने कहा है। आपके ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, इल्या इहनबुग, ठीक है, राहुल संकटायन, या फिर डॉक्टर रघुवंश। राइट आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी, इल्या इहनबुग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डायरी
हमारी जो डायरी है वो किससे साक्षात्कार कराती है, यानी कि हमारी डायरी हमें किसके बारे में बताती है, दूसरे के बारे में, समाज के बारे में, स्वयं के बारे में, या किसी के बारे में नहीं। तो हमारी डायरी है, हमने लिखे है, अपनी निजी बातों को लिखा है, सिंपल सी बात है, तो ये हमारे बारे में बताएगी। ओके, अगला क्वेश्चन ये है कि एनी फ्रैंक का जन्म कहाँ हुआ था। तो एनी फ्रैंक का जो जन्म है बच्चों वो होता है जर्मनी में। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन, एनी फ्रैंक की डायरी किस भाषा में लिखी गई थी। तो आप सभी को पता है एनी फ्रैंक की डायरी जो है वो किस भाषा में लिखी गई है, डच भाषा में लिखी गई, डच भाषा में। ऑप्शन पहला राइट है हमारा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, एनी फ्रैंक का जन्म कहाँ हुआ। तो एनी फ्रैंक का जन्म कब हुआ था। तो जन्म हुआ था बच्चों 1929 में, और इनके जन्म शायद 12वां या 13वां जन्मदिन था, अभी देख लेंगे। तो इनको जो है ये जो डायरी थी एनी फ्रैंक को, ये कब मिली थी, ये डायरी इनको मिली थी बच्चों 13वें जन्मदिन पे। ठीक है, और सबसे आखिरी क्वेश्चन, एनी फ्रैंक की डायरी में कब से कब तक का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे जून 1942 से लेके 1944 तक का यहाँ पे वर्णन किया गया है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन दैट इज, एनी फ्रैंक की मृत्यु कब हो जाती है। तो ये होती है बच्चों 1929 में। ठीक है, तो डायरी लेखन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको यहाँ पे इजीली तरीके से समझा दिया सारे के सारे। ठीक है, अब हर एक क्वेश्चन का आंसर आप चाहो तो इजीली देख सकते हो, और क्वेश्चन के आंसर को भी मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट भी किया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने दो अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जनसंचार माध्यम और डायरी लेखन, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते थे, हर एक क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। और आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। जो भी क्वेश्चन आपको समझाए हैं आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से अपनी प्रैक्टिस कर सकें बहुत ही अच्छी तरीके। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन डाउट हो आपका तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, ये हमारी आईडी है। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह मिलती रहती है। फीडबैक जरूर देना बच्चों कमेंट बॉक्स में कि जो क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको समझाए हैं वो आपको इजीली समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।